स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर। तो यहाँ बताया गया है कि जो हमारी अर्थ है वो चारों तरफ से हवा से घिरी हुई है। हवा की एक घनी सी चादर बनी हुई है जिससे वो घिरी हुई है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जितने भी लिविंग्स बीइंग्स हैं, जितने भी जो जिंदा प्राणी हैं, उन सभी को एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल पर निर्भर रहना पड़ता है अपने जीने के लिए। एटमॉस्फेयर हमें सांस लेने के लिए एयर प्रोवाइड करता है और सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है ना, उससे भी बचाता है। अगर एटमॉस्फेयर की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूरज की गर्मी से जल भी सकते हैं और रात के समय हम फ्रीज़ हो सकते हैं, यानी जम भी सकते हैं। इसलिए सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से ही अर्थ पे हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है। और एटमॉस्फेयर ही है जो अर्थ के टेम्परेचर को रहने योग्य बनाता है। उसके बाद सेकंड, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में, ये है कंपोजिशन ऑफ एयर एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर जो है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। क्या आपको पता है कि जिस एयर का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, एक्चुअली वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो दो गैसेस पाई जाती हैं वो हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये दोनों गैसेस जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गॉन और हाइड्रोजन जैसी गैसेस जो हैं वो भी पाई जाती हैं। इन गैसेस के अलावा डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी एयर में मौजूद होते हैं, जैसे कि फिगर 4.1 में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि एयर में क्या क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। यहाँ बताया गया है कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है, 21% है ऑक्सीजन। उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन और दूसरी जो गैसेस हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहले यहाँ बताया गया है नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी लंग्स में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे निकाल देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। पौधे एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। सॉइल के अंदर और कुछ प्लांट्स के रूट्स में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया एयर से नाइट्रोजन लेते हैं और फिर उसकी जो फॉर्म है उसको चेंज कर देते हैं, जिसे फिर प्लांट्स जो हैं वो बाद में यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड गैस जो है वो है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद। और यही ऑक्सीजन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सांस लेने में यूज़ करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से एयर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बराबर बनी रहती है, बैलेंस्ड रहती है। लेकिन अगर हम पेड़ काटते हैं तो ये बैलेंस जो है ये बिगड़ भी जाता है। उसके बाद थर्ड गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। यहाँ बताया गया है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ह्यूमंस और एनिमल्स छोड़ते हैं ना, उतनी ही मात्रा में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, जिससे ये बैलेंस जो है वो बना रहता है। लेकिन ये बैलेंस जो है ये बिगड़ भी सकता है। वो कैसे बिगड़ सकता है? जैसे कोल और मिनरल ऑयल, ये दो जो चीज़ें हैं ये फ्यूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और यही फ्यूल एटमॉस्फेयर में करोड़ों टन जो है, हर साल करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है इतनी बढ़ जाती है कि जिससे हमारी जो अर्थ है उस पर मौसम और जलवायु जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। वेदर और क्लाइमेट जो है बहुत अफेक्ट होता है। आगे यहाँ देखिए एक फैक्ट दिया गया है डू यू नो में। यहाँ बताया गया है कि जब हवा गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है, फैलती है, और हल्की होकर वो ऊपर उठ जाती है। ठंडी हवा घनी और भारी होती है, इसलिए भारी होने के बाद ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, नीचे ही रह जाती है। गर्म हवा के ऊपर उठने पर आसपास के एरिया से ठंडी हवा खाली जगह को भरने की
कोशिश करते हैं और इसीलिए वो वहाँ आ जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं एयर सर्कुलेशन, हिंदी में इसे कहते हैं वायु चक्र। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ बताया गया है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, जो कि है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की हमारे, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। सबसे पहले यहाँ बताया गया है ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो चलिए हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। ये लेयर एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है और इसकी हाइट है जो वो है 13 किलोमीटर। इसी लेयर में हम जो एयर मौजूद होती है उसमें सांस लेते हैं। जितने भी वेदर फिनोमेना जैसे कि रेनफॉल हो गया, फॉग, हेलस्टॉर्म, ये सारी चीज़ें, जैसे बारिश है, कोहरा है, हेलस्टॉर्म होता है ओला वर्षण, जो ओले गिरते हैं ना उसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी लेयर में होती हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आती है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये ट्रोपोस्फेयर को के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, जिसकी हाइट जो है वो कितनी है 50 किलोमीटर। इस लेयर में क्लाउड्स भी नहीं होते हैं, यहाँ दिया गया ना, ये जो लेयर है यहाँ क्लाउड्स नहीं होते हैं और जितने भी वेदर फिनोमेना हैं यानी बारिश वगैरह वो कुछ नहीं होता यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ एरोप्लेन उड़ाना जो है वो आसान होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ट्रोपोस्फियर जो है वो ख़त्म होगी, ट्रोपोपॉज जो होता है, ट्रोपोस्फियर जब ख़त्म होती है तो उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये स्ट्रेटोस्फियर है, यहाँ पे एरोप्लेन्स जो है उड़ाना आसान है, क्योंकि इस लेयर में माउंटेन्स जो हैं ट्रोपोपॉज तक ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ना तो यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं और ना ही यहाँ पे कोई वेदर फिनोमेना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे एरोप्लेन्स उड़ाना जो है वो ईजी है। इस लेयर की एक और भी विशेषता है, वो क्या है, वो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर जो है वो सूरज की जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं उससे हमें बचाती है। एक तरह की गैस होती है ये, तो ये हमें सूरज की जो हार्मफुल यूवी रेज़ होती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, जिससे हम बचे रहते हैं। अगर ये ना हो तो हमारी जो अर्थ है वो जल भी सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी लेयर है मीजोस्फीयर। ये 3rd लेयर है हमारी। इसमें बताया गया है कि इस लेयर की ऊंचाई जो है वो 80 किलोमीटर है और जो मीटेराइट्स होते हैं, मीटेराइट्स जो होते हैं उनको हिंदी में कहते हैं उल्का। तो जो उल्का पिंड कहाँ से आते हैं, स्पेस से, वो इसी लेयर में आके जो है वो बर्न हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, नीचे नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेयर हमारी है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है इसमें क्या होता है कि इस लेयर में बढ़ती हाइट के साथ टेम्परेचर भी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आइनोस्फेयर इसी लेयर का हिस्सा है और ये जो लेयर है ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है, इतनी ऊंचाई है इसकी। इस लेयर का इस्तेमाल जो है वो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए होता है और जो रेडियो वेव्स होती है ना, जिसे हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं वो जब अर्थ से उनका ट्रांसमिशन होता है तो इसी लेयर से टकराकर वो वेव्स जो होती हैं वो अर्थ पे वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम रेडियो सुन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी लेयर आती है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी लेयर है। यहाँ एयर की परत जो है वो बहुत पतली होती है, एयर बहुत पतली होती है, यहाँ पे थिन होती है। यहाँ पे हल्की गैसेस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से स्पेस में तैरती हैं। यहाँ पे 2 गैसेस पाई जाती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये दोनों गैसेस जो है स्पेस में पाई जाती हैं और ये जो लेयर है ये स्पेस के साथ जाके मर्ज हो जाती है, यानी इसका कोई एंड नहीं है, स्पेस के साथ जाके मिल जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक आता है वेदर। तो यहाँ पे कुछ सवाल किए गए हैं, जैसे क्या आज बारिश होगी, क्या आज दिन साफ़ होगा और धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट फैंस के मुंह से ये 1 डे क्रिकेट मैच के लिए सारे क्वेश्चंस जो हैं सुने होंगे।
अगर हम इमेजिन करें कि हमारी बॉडी एक रेडियो है और हमारा माइंड उसके स्पीकर्स हैं, तो मौसम वह है जो इसके कंट्रोल नॉब्स यानी जो नियंत्रण बटन होते हैं उनसे छेड़छाड़ करता है। अब यहाँ वेदर के बारे में बताया गया है। वेदर यानी मौसम एटमॉस्फेयर की हर एक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर टू आर और डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की। यानी एटमॉस्फेयर जो है वो बदलता रहता है दिन प्रतिदिन और हर घंटे के बाद भी बदल सकता है, घंटे प्रति घंटे भी वो बदल सकता है। जैसे रेनी डे, सनी डे, क्लाउडी, तो ये सारे जो हैं ये एटमॉस्फेयर के ही सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं। ह्यूमिड और हॉट वेदर जो है वो किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, और अगर अच्छा हवादार मौसम हो तो हमें उससे खुशी होती है और साथ में हम घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। मौसम जो है वो ड्रामेटिकली डे टू डे चेंज होता रहता है। किसी जगह की एवरेज वेदर कंडीशन जो कि लंबे समय तक बनी रहती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्लाइमेट। तो ये जो कंडीशन है ये लॉन्गर पीरियड तक रहती है, लेकिन मौसम जो ये एटमॉस्फेयर जो है, हमारा वेदर जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो बना रहता है काफ़ी लंबे समय तक। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रोज़ जो वेदर फोरकास्ट होता है वो क्यों किया जाता है, वेदर पूरे दिन कैसा रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस जो है हमारे माइंड में अक्सर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। आप रोज़ जिस टेम्परेचर को फील करते हैं वो इसी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। यानी अगर हमें गर्मी लगती है या सर्दी लगती है तो वो क्या है? एटमॉस्फेयर का ही टेम्परेचर है। यहाँ पे बताया गया है कि एयर में जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है, यानी सर्दी और गर्मी होती है, उसे ही टेम्परेचर कहते हैं, उसे ही हम टेम्परेचर कहते हैं। फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो टेम्परेचर होता है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो सिर्फ दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि वो सीजन्स के अकॉर्डिंग भी बदलता है। जैसे समर्स विंटर से ज़्यादा गर्म होते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। उसके बाद आगे बताया गया है कि वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो टेम्परेचर को प्रभावित करता है वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन जो है वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इसी की शॉर्ट फॉर्म जो है वो है इंसोलेशन। तो इंसोलेशन जो है वो सन से आने वाली वो एनर्जी है जिसे अर्थ रोक लेती है। इंसोलेशन की मात्रा जो है इक्वेटर से पोल्स की ओर घटती जाती है। चलिए आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू ये बताती हूँ। जैसे ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे सन है, और ये है इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे लाई करता है। सन की रेज़ जो है वो सीधी कहाँ पड़ती हैं? इक्वेटर पे। ये जो एरिया है इक्वेटर, यहाँ पे सन की सीधी रेज़ पड़ती हैं। लेकिन अगर हम पोल्स की बात करें, नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, तो यहाँ पे कैसी पड़ेंगी? यहाँ पे स्लैंटिंग पड़ेंगी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी कम पड़ने की वजह से यहाँ पे सर्दी रहती है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से अगर हम इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं ना, तो इंसोलेशन यानी जो सोलर रेडिएशन है, सन की जो किरणें हैं, सूरज की किरणें जो है वो कैसे घटती जाती हैं, कैसे कम होती जाती हैं, डिक्रीज़ होती जाती हैं। तो इस तरीके से इंसोलेशन जो है वो अफेक्ट करती है हमारी अर्थ के टेम्परेचर को। और टेम्परेचर जो है इसी तरीके से जो है वो घटता भी जाता है। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि आखिर पोल्स हमेशा बर्फ़ से क्यों ढके रहते हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? अगर बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि कुछ क्रॉप्स जो हैं वो उग नहीं सकेंगी। यहाँ बताया गया है कि विलेजेस के कंपैरिजन में सिटीज़ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। दिन के समय में एसफॉल्ट से बनी सड़कें और मेटल्स और कंक्रीट वगैरह से बनी बिल्डिंग्स जो है वो गर्म हो जाती हैं, और जब रात होती है ना तो उनमें से गर्मी जो है वो निकल जाती है। और साथ में शहरों की जो भीड़ है, भीड़ वाली जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वो भी हवा को ट्रैप कर लेती, रोक लेती हैं, जिससे क्या होता है? सिटीज़ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और सिटीज़ में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है।
उसके बाद पहले यहाँ पे आप देखेंगे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं डू यू नो में। यहाँ बताया गया है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस। इसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और इसका आविष्कार जो है वो एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और एक और चीज़ दी गई है यहाँ पे कि अगर हम पानी को फ्रीज़ करते हैं, वाटर को फ्रीज़ करते हैं, जमाते हैं, तो वो 0 डिग्री पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और इन केस अगर हम बॉईल करते हैं वाटर को तो वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सब टॉपिक, एयर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे ऊपर एयर होती है, वो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, पर हम इस प्रेशर को फील नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में सभी डायरेक्शन से प्रेस करती है। हवा जो है हमें हर तरफ से प्रेस करने की कोशिश करती है और हमारा जो शरीर है वो भी अपोजिट फोर्स लगाता है उस हवा को ढकेलने के लिए। आगे बताया गया है कि अर्थ के सरफेस पे वो प्रेशर जो कि एयर के वेट से पड़ता है, यानी हवा के बाहर से पड़ने वाला जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं एयर प्रेशर। उसको हम कहते हैं एयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एयर प्रेशर तेज़ी से कम होता जाता है और सी लेवल पर एयर प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हाइट पर जाने से ये घटता है। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो एयर प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब देखेंगे आप, ये होता है वर्टिकल और इस तरीके से होता है हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो एयर प्रेशर जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे किसी भी जगह का एयर का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जिन एरियाज़ में ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ एयर जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हवा जो है जब गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, हल्की होने से वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती है, क्योंकि वो लाइट होती है ना तो वो उड़ती रहती है, जिससे वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ लो प्रेशर होगा और जहाँ पे सर्दी होगी वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, तो इससे एयर प्रेशर को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लो प्रेशर एरिया जो है वहाँ पे क्लाउडी स्काई और वेट वेदर होता है, उससे जुड़ा होता है, उससे एसोसिएटेड होता है। यानी लो प्रेशर एरिया में बादल जो हैं वो छाए रहते हैं और मौसम में भी नमी रहती है। जिन जगहों पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ की एयर ठंडी होती है, जैसे कि पोल्स वगैरह आपको मैंने बताए थे, तो वहाँ की जो एयर है वो ठंडी होगी, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ एयर ठंडी होकर भारी हो जाती है। भारी होने के बाद डेंस होती है ना वो, इसीलिए वो नीचे बैठ जाती है। भारी एयर जो है वो नीचे बैठ जाती है एटमॉस्फेयर में, और उस जगह पे हाई प्रेशर एरिया बनता है। यानी यहाँ पे ठंडा इलाका है और वहाँ पे प्रेशर कैसा बना, हाई प्रेशर। और जिस जगह हाई प्रेशर एरिया होता है वहाँ ज़्यादातर क्लियर और सनी स्काई होता है। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करती है, ये हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे। एयर जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाने की कोशिश करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक आता है विंड। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जब एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है तो उसे हम कहते हैं विंड। अभी मैंने आपको बताया हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाने वाली विंड जो है, जाने वाली जो हवा है उसी को विंड कहते हैं, हवा कहते हैं। आप विंड को काम करते देख भी सकते हैं, जब ये सड़क पे गिरी पत्तियों को उड़ाती है और या फिर तूफ़ान वगैरह आता है तो उससे क्या होता है कि पेड़ जो है उखड़ जाते हैं, ये पेड़ों को भी उखाड़ देती है। कभी कभी जब विंड जो है वो धीरे चलती है तो आप धूल को या धुएँ को उड़ाते देख सकते हैं विंड को। और कभी कभी जब विंड बहुत तेज़ चलती है तो अपोजिट डायरेक्शन में चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। यानी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हवा जो है, विंड जो है यहाँ पे पीछे की तरफ ढकेलती है। आपने ज़रूर एक्सपीरियंस भी किया होगा कि तेज़ विंड में अम्ब्रेला लेकर
छाता लेकर हम जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि छाता जो हमारा कई बार उड़ भी जाता है। इसके अलावा आप कोई 3 एग्जाम्पल सोचिए जब तेज़ विंड जो थी उसकी वजह से आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें भी पैदा हो गई हों। विंड को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे देखिए आप, विंड की टाइप्स दी गई हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले फैक्ट्स डिस्कस कर लेंगे जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे फैक्ट देखिए, एक फैक्ट है यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले हम इसे देखेंगे। यहाँ बताया गया है कि क्या आप जानते हैं कि मून पे एयर नहीं है और वहाँ एयर प्रेशर भी नहीं होता है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जो चांद मतलब स्पेस में जाते हैं, स्पेस यात्री जिनको कहते हैं, जब वे चांद पे जाते हैं तो वो अपने साथ एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट भी लेके जाते हैं, वो पहनते हैं जिसमें हवा भरी होती है। अगर वो इस स्पेस सूट को ना पहने तो एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी द्वारा जो अपोजिट फोर्स लगती है ना, उसके कारण क्या हो सकता है, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बस्ट हो सकती हैं, वो फट भी सकती हैं, यानी उनका ब्लड भी निकल सकता है, तो जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उसके बाद यहाँ पे एक और फैक्ट दिया गया है, यहाँ बताया गया है कि विंड का नाम उसके आने की डायरेक्शन के आधार पर निर्धारित होता है। यानी विंड किस डायरेक्शन से आ रही है, अगर वो ईस्ट से आ रही तो वो उस डायरेक्शन पे पड़ेगा उसका नाम, और अगर वेस्ट से आ रही तो वेस्ट से। वैसे ही यहाँ पे एक और नाम दिया गया है, यहाँ पे देखिए, जो विंड वेस्ट से आती है उसको वेस्टर्ली कहते हैं। ये हमने ऊपर वाला फैक्ट जो हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 3 टाइप्स ऑफ विंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम परमानेंट विंड, जो स्थायी पवनें होती हैं। विंड को पवन कहते हैं हिंदी में। तो जो परमानेंट विंड्स होती हैं जैसे कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये जो है ये सारी परमानेंट विंड्स की एग्जाम्पल हैं जो कि पूरा साल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलती रहती हैं। उसके बाद आती हैं सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स जो हैं डिफरेंट सीजन्स में अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब इंडिया में मानसून आता है तो वो मानसून विंड्स की वजह से ही आता है। इंडिया में मानसून सीज़न जो है वो कब स्टार्ट होता है, जून से लेकर सितंबर तक, जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती है ना, उसको ही मानसून सीज़न कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लोकल विंड्स। लोकल विंड्स जो हैं ये विंड्स किसी छोटे रीजन में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, किस पर्टिकुलर टाइम पे चलती हैं, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या डे या ईयर में एक जगह पे चलती हैं, छोटे क्षेत्र में चलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज दिया गया है। क्या आपको इंडिया के नॉर्थर्न रीजन की हॉट एंड ड्राई लोकल विंड याद है? इसे लू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लू का नाम तो आपने सुना ही होगा। समर्स में नॉर्थर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह जो हैं यहाँ पे बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं, उसे ही लू कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लू क्या होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है, साइक्लोन नेचर्स फरी। यहाँ बताया गया है कि उड़ीसा जो कि इंडिया के ईस्टर्न सी कोस्ट पे स्थित है, वहाँ पे अक्सर जो है साइक्लोन्स या चक्रवात जिसको कहते हैं हिंदी में, वो आते रहते हैं, जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होते हैं, यानी पैदा होते हैं। यहाँ पे एक डेट दी गई है 18 अक्टूबर 1999। तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन उड़ीसा के 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वहाँ पे ऐसा ही एक साइक्लोन आया था। एक और डेट दी गई है 29 अक्टूबर 1999। इसमें बताया गया है कि इस दिन क्या हुआ था, सुपर साइक्लोन यानी महाचक्रवात आया था, जिससे उस स्टेट के, उस राज्य के एक बड़े हिस्से में बहुत सारी तबाही मची थी। और इस डैमेज के तबाही के जो मेन रीजंस थे वो थे, यहाँ पे 3 रीजंस दिए गए हैं मेन। कौन कौन से रीजंस दिए गए हैं? विंड वेलोसिटी, रेन और टाइडल सर्ज। विंड वेलोसिटी होती है जो विंड की गति होती है, स्पीड होती है, और बारिश, और फिर टाइडल सर्ज यानी कि जो अचानक से पानी का जो बहाव है, जो टाइड्स होती है ना समुद्र में, जो बहुत तेज़ तरंगें आती हैं, वो नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, उसको कहते हैं टाइडल सर्ज। तो यहाँ पे बताया गया है कि 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो टाइड्स थी ये 36 आवर तक चलती रहीं।
मतलब 36 घंटे तक ये जो टाइड्स थी ये चलती रहीं। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, विंड की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने पेड़ों को भी उखाड़ दिया और जो कच्चे घर थे उनको भी ख़राब कर दिया, नष्ट कर दिया। कई घरों और जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी, उनकी छतें जो थी वो भी उड़ गई। और इसकी वजह से बिजली की सप्लाई और टेलीफोन लाइंस जो थी वो भी पूरी तरह से कट गई। साइक्लोन की वजह से लगातार 3 दिनों तक बारिश जो थी वो होती रही। साइक्लोन की वजह से लगातार 3 दिन बारिश हुई। और फिर क्या हुआ, बारिश की वजह से क्या हुआ, उड़ीसा की जो मेन रिवर्स थी ना वहाँ पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई। और साइक्लोनिक विंड्स के कारण उठी जो टाइडल वेव्स थी वो 20 किलोमीटर तक के एरिया में आ गई, यानी उसके आसपास जितना एरिया था ना 20 किलोमीटर तक का एरिया वहाँ पे आ गई, जिसकी वजह से कोस्टल एरिया जो था वो भयानक तबाही से जूझ रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि अचानक से ही ये 7 से 10 मीटर तक ऊंची टाइडल वेव्स आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, जो खड़ी धान की फसल थी, यहाँ पे पैडी क्रॉप्स लिखा है ना, तो पैडी का मतलब होता है धान, जो चावलों की फसल होती है, वो ख़राब हो गई, पूरी तरीके से वो बर्बाद हो गई। आगे यहाँ पे बताया गया है कि 25 अक्टूबर 1999 को ईस्टर्न पोर्ट ब्लेयर में के पास जो थाईलैंड की खाड़ी है, खाड़ी में डिप्रेशन के कारण से ये जो साइक्लोन था ये ओरिजिनेट हुआ था। इसका कारण क्या था, थाईलैंड की जो खाड़ी थी वहाँ पे डिप्रेशन आया था। ये डिप्रेशन जो है ये भी एक जोग्राफिकल टर्म है, और धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में ये बढ़ने लगा और फिर सुपर साइक्लोन में भी बदल गया। और 29 अक्टूबर को 10:30 बजे जो ओडिशा के इरेसामा, यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं, इरेसामा और बालीकुडा, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट थे इनके बीच के जो एरियाज़ थे उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया इसने। इस सुपर साइक्लोन ने भुवनेश्वर, कटक और 28 कोस्टल टाउन्स के साथ साथ ओडिशा के जो पूरे कोस्ट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग जो थे वो प्रभावित हुए, मतलब इतने लोग जो थे वो, कई लोग मर गए, कई बेघर हो गए, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। और भारी संख्या में पशुओं की भी मौत हो गई, जो उन्होंने लोगों ने एनिमल्स रखे थे ना, गाय वगैरह, वो सारे जो थे उनकी भी मौत हो गई। धान, सब्जियों और फलों की जो खड़ी फसलें थी उनको भी भारी नुकसान हुआ। टाइडल सर्ज की वजह से जो समुद्र का नमक था टाइड्स के साथ बहकर वो लोगों के खेतों में चला गया। और फिर क्या हुआ, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो इनफर्टाइल हो गया, यानी अनउपजाऊ हो गया। उसके बाद यहाँ बताया गया है साल, टीक और बैम्बू प्लांटेशंस जो थी वो भी बर्बाद हो गई। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित जो मैनग्रोव फॉरेस्ट थे वो भी डिसअपियर हो गए, यानी वो पानी में डूब गए पूरी तरीके से। इस तरीके से देखा कि उड़ीसा में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था, किसकी वजह से, साइक्लोन की वजह से, चक्रवात की वजह से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉइस्चर, जिसको हम हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। जब वाटर लैंड और डिफरेंट वाटर बॉडीज़ जैसे रिवर्स, ओशंस, लेक्स वगैरह से इवेपोरेट होता है तो वो वाटर वेपर्स की फॉर्म्स में बदल जाता है, यानी उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। एयर में जो वाटर वेपर मौजूद होते हैं उन्हें ही मॉइस्चर कहते हैं, यानी हवा में जो पानी होता है ना, छोटे छोटे पानी के कण होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। यहाँ पे ह्यूमिडिटी दिया गया है, ह्यूमिडिटी भी वही चीज़ होती है। जब एयर में वाटर वेपर्स की क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। उसे जैसे जैसे एयर जो है गर्म होती जाती है, इसकी जो वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, जिससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, यानी वो ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जिस दिन ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उस दिन कपड़े सूखने में काफ़ी समय भी लगता है और हमारे शरीर से पसीना जो है वो भी आसानी से नहीं सूखता और हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि जब वाटर वेपर्स ऊपर उठते हैं तो वो ठंडा होना शुरू हो जाते हैं और फिर वाटर वेपर्स थिक होकर, ठंडा होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। क्लाउड्स जो है वो इन्हीं ड्रॉपलेट्स का एक समूह होते हैं। जब वाटर ड्रॉपलेट्स इतने भारी हो जाते हैं कि हवा में तैर ना सकें तो
क्या होता है, तब वो रेन की फॉर्म में नीचे गिरते हैं। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन दिया गया है, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल को ही कहते हैं। रेनफॉल, स्नोफॉल, पानी के रूप में जो भी ऊपर से आसमान से गिरता है उसको ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एक और यहाँ पे चीज़ दी गई है, जेट प्लेन्स के बारे में बताया गया है कि आसमान में उड़ते हुए जेट प्लेन्स अपने पीछे सफ़ेद निशान छोड़ते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा जेट प्लेन्स जब उड़ते हैं तो उनके पीछे एक बहुत लंबी सी टेल सी बन जाती है ना। तो वो टेल होती क्या है आखिर, क्योंकि इनके इंजन से निकली नमी यानी जो मॉइस्चर होता है वो घना होता है। जब एयर की मूवमेंट नहीं होती तो ये नमी या जो मॉइस्चर है वो कंडेंस्ड ही रहता है, जमा रहता है, और एक ही जगह पे ये जमने के कारण कुछ देर तक हमें रास्ते की तरह दिखाई देता है। यानी जब ये उड़ रहा होता है ना जेट प्लेन, तो कई बार ऊपर आसमान में जो हवा है वो उसकी मूवमेंट नहीं होती, एयर की मूवमेंट नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो जम जाती है। उसके इंजन की जो हवा वो निकलता है, स्मोक निकलता है, जिससे हमें क्या दिखता है, एक टेल सी दिखती है। उसके बाद आगे बताया गया है अर्थ पे वाटर की फॉर्म में जो गिरता है उसे हम रेन कहते हैं। और ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर से ही आता है। रेन होगी, जितनी रेन होगी उतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ेगा। प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो वाटर को प्रिजर्व करने में यानी बचाने में हेल्प करते हैं। जब पहाड़ी एरिया में पेड़ काटे जाते हैं तो रेन वाटर इन माउंटेन से नीचे बहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं ना, निचले इलाके, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि मैकेनिज़्म के बेसिस पे जो रेनफॉल है, वर्षण है, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। ये 3 तरह के रेनफॉल हैं जिसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी देखिए आप, यहाँ पे फिगर दी गई है 4.5। इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में बताया गया है। जो गर्म हवा है वो ऊपर जा रही है और ठंडी हवा जो है नीचे आ रही है। इस तरीके से ऐसी कंडीशन में साइक्लोनिक रेनफॉल आता है, जिसके बारे में हमने अभी उड़ीसा के केस में पढ़ा था। उसके बाद आप देखेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये जो है ये इसको रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो मॉइस्ट एयर है वो पर्वतों से टकराकर बारिश होती है। तो वैसे बेसिकली जो है माउंटेन होते हैं ना, उनकी 2 साइड्स होती हैं, एक होती है विंडवर्ड साइड और एक होती है लीवर्ड साइड। जो विंडवर्ड साइड होती है ना, वहाँ पे बारिश होती है, और लीवर्ड साइड जो होती है वो रेन शैडो एरिया होता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती। रिलीफ और ग्राफिक रेनफॉल जो है वो इसी केस में होता है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो गर्म हवा है वो नीचे लैंड से उठ रही है और हल्की होके ऊपर चली जाती है, जिससे बारिश होती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब यहाँ पे बताया गया है कि रेनफॉल प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेनफॉल की वजह से ही अर्थ को फ्रेश वाटर मिलता है। अगर रेनफॉल कम हो तो वाटर स्कैसिटी होती है, पानी की कमी, वाटर स्कैसिटी भी हो सकती है। ड्रॉट यानी कि सूखा जो पड़ता है वो भी हो सकता है, ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। और अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, फ्लड आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है। तो यहाँ पे एक और फैक्ट दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि प्रेसिपिटेशन जो है उसके फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। स्नो है, स्लीट है, हेल है। तो ये सारे जो है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स हैं। इसके साथ ही हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म हुई।